तो अगर हम टीयू और एमयू के कुछ न्यूमेरिकल करें तो किस तरीके से होगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले इस एग्जांपल को देखते हैं। क्वांटिटी बता रखी है, टीयू और एमयू बता रखा है। 2 यूनिट जब कंज्यूम करे, टीयू था हमारा 28, एमयू था हमारा 13। थर्ड यूनिट कंज्यूम करने के बाद टीयू हो गया हमारा 40 और थर्ड यूनिट का एमयू हमें निकालना है। तो यहाँ पर जो एमयू 13 दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड यूनिट से हमें जो सेटिस्फेक्शन मिला वो कितना है 13। टीयू जो 28 दे रखा है वो कह रहा है कि फर्स्ट और सेकंड यूनिट दोनों को मिलाकर आपको 28 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिला। तो टीयू होता है टोटल, एमयू होता है इंडिविजुअल। एमयू हमें एडिशनल सेटिस्फेक्शन बताता है, टीयू हमें टोटल सेटिस्फेक्शन बताता है। और जब थर्ड यूनिट की बात करें तो 3 यूनिट कंज्यूम करने के बाद टोटल सेटिस्फेक्शन कितना है 40 का, और थर्ड यूनिट कंज्यूम करने से जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिला वो एमयू हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, हमें एमयू का फॉर्मूला पता है TUN माइनस TUN माइनस 1। थर्ड यूनिट का एमयू निकालना है, इसलिए एन हमारा थर्ड है, तो थर्ड यूनिट का टीयू कितना है 40 और n माइनस 1 होगा 3 माइनस 1 2, टीयू सेकंड होगा। सेकंड यूनिट का टीयू कितना रहेगा 28, 40 माइनस 28 12 आ गया, हमारा एमयू आ गया थर्ड यूनिट का। एमयू निकालने का एक और तरीका था चेंज इन टीयू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। तो चेंज इन टीयू कितना था, यहाँ पर देखो चेंज इन टीयू कैसे निकाला हमने, TUN माइनस 1 40 माइनस 28 ये हमारा चेंज इन टीयू निकल के आया, अपॉन में डेल्टा क्वांटिटी। डेल्टा क्वांटिटी कितना है, चेंज कितना है क्वांटिटी के अंदर 1 का, 1 का चेंज आया, पहले 2 था फिर 3 हुआ, तो 1 का चेंज है, तो इसके अपॉन में 1 करा 12 आ गया। आंसर दोनों से ही सेम आ रहा है, चाहे आप इससे निकालो चाहे इससे निकालो, लेकिन हर बार जो है ये वाला फॉर्मूला नहीं लगता। डेल्टा वाला फॉर्मूला आपका हर जगह एप्लीकेबल है, लेकिन जो ये TUN वाला फॉर्मूला है ये हर जगह नहीं लगता। तो ऊपर वाला एग्जांपल देखते हैं, आपको बताता हूँ, यहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। हमें क्वांटिटी देखा है, जब 1 यूनिट कंज्यूम किया, टीयू बता रखा है 60, एमयू बता रखा है 60, यानी पहले यूनिट से हमें सेटिस्फेक्शन 60 का मिला, तो एमयू 60 है पहले यूनिट से, तो टीयू भी 60 होगा। फिर हमें सेकंड यूनिट के बारे में नहीं बता रखा, हमें बता रखा है सीधा थर्ड यूनिट के बारे में। जब तीसरा यूनिट कंज्यूम किया तो टोटल सेटिस्फेक्शन हो गया 120, 3 यूनिट कंज्यूम करने से टीयू हो गया हमारा 120 और थर्ड यूनिट का एमयू हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आप फॉर्मूला लगाओ TUN माइनस 1 वाला, निकालना कौन सा थर्ड यूनिट का। तो टीयू थर्ड यूनिट का कितना दे रखा है 120, TUN माइनस 1 करोगे, सेकंड यूनिट का टीयू हमें दे नहीं रखा, ये तो है नहीं, आप ठीक इसके ऊपर वाला टीयू लगा लोगे, ऐसा मत करना गलती से भी। अगर आप 120 माइनस 60 कर दोगे तो 60 आ जाएगा एमयू, जो कि आंसर गलत होगा। आपका जो ये वाला फॉर्मूला है ये ऊपर काम नहीं करेगा। तो सेकंड यूनिट का टीयू हमें दे रखा है, नहीं दे रखा, हमें तो फर्स्ट यूनिट का टीयू दे रखा है। तो अब सेकंड यूनिट का टीयू कैसे निकालेंगे, हमारा वही चेंज वाला फॉर्मूले से, डेल्टा वाला फॉर्मूले से। तो डेल्टा वाला फॉर्मूला हमें कहता था चेंज इन टीयू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। चेंज इन टीयू हमें पता है टीयू के अंदर कितना चेंज आया, चेंज इन टीयू हमारा 60 है, और चेंज इन क्वांटिटी कितनी है, 3 यूनिट पे 120 था, 1 यूनिट पे 60 था, तो क्वांटिटी के अंदर 2 यूनिट का चेंज है। तो अगर हम देखें 2 यूनिट हमने बढ़ाया तो हमारा सेटिस्फेक्शन 60 से बढ़ा, तो जब 2 यूनिट का सेटिस्फेक्शन 60 है तो 1 यूनिट का कितना होगा हम निकाल सकते हैं, 1 यूनिट का कितना होगा 60 अपॉन 2 इक्वल टू 30, 1 यूनिट का 30 हो गया। इसको हम इस तरीके से भी निकाल सकते थे, डेल्टा टीयू अपॉन डेल्टा क्वांटिटी। डेल्टा टीयू कितना है 60 अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी कितनी है 2, 60 अपॉन 2 30, इसका मतलब एमयू कितना है 30, तो एमयू निकल गया 1 यूनिट का। हमें निकालना था सिर्फ थर्ड यूनिट का एमयू, ये जो हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं TUN माइनस 1 120 माइनस 60 निकल के आता, ये 60 हमारा एमयू जरूर होता है लेकिन 2 यूनिट का मिलाकर होता, लेकिन एमयू हमेशा एक एडिशनल यूनिट का होता है। और जब हम थर्ड यूनिट यानी एक एडिशनल यूनिट का एमयू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 2 यूनिट का अगर 60 है तो 1 यूनिट का 30 होगा। अब देखो ये डेल्टा वाला फॉर्मूला और ये जो हमारा TUN माइनस वाला फॉर्मूला है, ये और ये फॉर्मूला कोई अलग नहीं है, ये दोनों फॉर्मूले सेम ही है। आपको लग रहा होगा ये फॉर्मूला अलग है, ये फॉर्मूला सेम है, बस आपको लॉजिक समझना है। और लॉजिक हमारा ये कहता है कि TUN में से हम माइनस करेंगे टीयू जो ऊपर वाला हमें दे रखा है, यहाँ पर हमें TUN दे रखा है थर्ड यूनिट और इसके ऊपर वाला हमें फर्स्ट यूनिट दे रखा है, तो इसके ठीक ऊपर जो भी टीयू दे रखा है उसको हम लिख देंगे। तो 120 में से इसके ऊपर कितना दे रखा है 60 माइनस करेंगे आ जाएगा हमारा 30, तो ऐसे भी हमारा 30 आ गया। और यहाँ पर भी हमारा ये फॉर्मूला सेम ही था, TUN माइनस 1, बस अपॉन में यहाँ पर चेंज इन क्वांटिटी की जगह 1 आ जाता था। वो 1 क्यों आता था, यहाँ पर 2 क्वांटिटी में चेंज है तो इसलिए 2 आया। जब यहाँ पर क्वांटिटी में चेंज 1 का होता है तो उस टाइम पे 1 का जो है कोई इफेक्ट नहीं आता, तो हम 1 को इग्नोर करते हैं और सीधा लिख देते हैं TUN माइनस 1। इसका मतलब ये हमारा डेल्टा टीयू ही होता है, यानी डेल्टा के अंदर जो चेंज आया, डेल्टा के अंदर 12 का चेंज आया, अपॉन में 1 करेंगे तो भी 12 ही आएगा, क्योंकि क्वांटिटी डिमांड के अंदर 1 का चेंज है। तो इसीलिए ये फॉर्मूला और ये डेल्टा वाला फॉर्मूला सेम ही है, सेम ही लॉजिक पे बने, सिर्फ यहाँ पर 1 का चेंज आता है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ पर 1 से ज्यादा का चेंज आता है तो यहाँ पर आंसर बदल जाता है। तो लॉजिक से चलोगे तो सब कुछ सेम ही है, ज्यादा कोई दिक्कत की बात है नहीं। अगर फॉर्मूला रटने बैठोगे तो कितने फॉर्मूले रटोगे, तो आपको हमेशा लॉजिक लगा के कॉन्सेप्ट समझना है। एक और एग्जांपल से समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। इस टेबल के थ्रू अगर हम समझें हमारे कॉन्सेप्ट को, तो मैंगो कंज्यूम बाय सोहन मैंगो कंज्यूम करेगा। इस एग्जांपल के अंदर भी सेम वही पिछले वाले टेबल की तरह सेम टेबल है। ये यूनिट्स कंज्यूम बता रखे हैं, यूटिल्स बता रखा है, कितने यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिलेगी, टोटल यूटिलिटी बता रखी है, मार्जिनल यूटिलिटी बता रखी है। तो ये चारों चीजें बता रखी है हमारे पिछले वाले टेबल की तरह। तो आपको टोटल यूटिलिटी निकालनी आती है, मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी आती है, यहाँ तक आपको आता है। 2 नए कॉलम दे रखे हैं यहाँ पर प्राइस पर यूनिट के, तो ये क्या है इसके बारे में अभी आप देखेंगे समझेंगे। उससे पहले आप एक चीज देखो, सबसे पहले सोहन ने पहला आम खाया तो उससे उसे 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरा आम खाया तो 8 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, तीसरा आम खाया 5 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला।
तो इस तरीके से जो है हर यूनिट कंज्यूम पर मिलने वाला सेटिस्फेक्शन बता रखा है। तो इस बार सोहन ने एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि सोहन अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से, आज सोहन आम खा रहा है, इससे पहले सोहन ने और भी बहुत कुछ सिमिलर आइटम खाया होगा, फ्रूट्स में कुछ और खाया होगा। तो अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस पर सोहन का कहना है कि उसे 1 रुपए से 1 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलता है। ये उसका एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन है। अगर वो कहीं पर भी अपना 1 रुपया खर्च करता है तो वो उम्मीद करता है कि उसे 1 यूटिल्स का रिटर्न में सेटिस्फेक्शन मिले ही मिले। अब सोहन ने पहला आम जैसे ही कंज्यूम किया उसे 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला और वो उम्मीद करता है कि 1 रुपए खर्च करके 1 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिले। तो 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन के लिए उसे कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा? 10 रुपए, तब जाके उसे 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलेगा। लेकिन आम 5 रुपए का है और 5 रुपए के मुकाबले उसे 10 रुपए जितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, क्योंकि उसकी अजम्पशन थी कि 1 रुपए में मुझे 1 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो उसके लिए 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन इक्वल टू 10 रुपए और 10 रुपए का सेटिस्फेक्शन उसे 5 रुपए के अंदर में मिल रहा है। तो वहां पर उसको फायदा हो रहा है और जब फायदा हो रहा है तो वो इस यूनिट को कंज्यूम करेगा। तो हमें यहाँ पर डिसीजन लेना है कि सोहन जो है कितने आम कंज्यूम करेगा, कहां तक उसको फायदा होगा। तो हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर हम अपनी मार्जिनल यूटिलिटी को रुपीस के टर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। जो हमारी यूटिलिटी है, जो हमारा सेटिस्फेक्शन है, तो हम रुपीस के टर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं और उसके बाद जो प्राइस पर यूनिट है उससे कंपेयर कर रहे हैं। तो सोहन जब दूसरा आम कंज्यूम करेगा, सेकंड यूनिट कंज्यूम करेगा, तो उससे उसे 8 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और 8 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या होगा? 1 रुपए से 1 यूटिल्स, तो 8 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन कितने रुपए में मिलेगा? 8 रुपए में। लेकिन उसे प्राइस कितना पे करना पड़ रहा है? 5 रुपए। तो उसे अभी भी फायदा है, 5 रुपए में उसे 8 रुपए जितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो वो सेकंड यूनिट भी कंज्यूम करेगा। अब बात करें थर्ड यूनिट की। जब थर्ड यूनिट पे आए तो थर्ड यूनिट से उसे 5 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। 5 यूटिल्स का मतलब हो गया 5 रुपए जितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और जबकि उसे प्राइस कितना पे करना पड़ रहा है? 5 रुपए। तो 5 रुपए प्राइस है और उसे 5 रुपए जितना ही सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो वो तीसरा यूनिट भी मैंगो का कंज्यूम करेगा। अब बात करते हैं चौथे यूनिट पे चलते हैं। जब चौथा यूनिट खाने की बारी आएगी तो क्या सोहन चौथा यूनिट कंज्यूम करेगा? क्या चौथा यूनिट कंज्यूम करना सोहन के लिए फायदेमंद होगा कि नहीं होगा, ये हमें चेक करना है। ये हम किस तरीके से चेक करेंगे? चौथे यूनिट कंज्यूम करने से उसे 2 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। 2 यूटिल्स का मतलब हो गया 2 रुपए का सेटिस्फेक्शन। 1 रुपए इक्वल टू 1 यूटिल्स है, तो 2 रुपए जितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, जबकि उसे पे कितना करना पड़ रहा है? 5 रुपए। तो क्या सोहन को फोर्थ यूनिट मैंगो का कंज्यूम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें तो उसका लॉस है। तो यहाँ पर सोहन जो है 3 यूनिट पे ही रुक जाएगा और 3 यूनिट से आगे अपनी डिमांड नहीं करेगा, अपनी कंजम्पशन नहीं बढ़ाएगा। तो तीसरे यूनिट पर हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जो हमें तीसरे यूनिट से मिल रहा है, वो इक्वल है प्राइस पर यूनिट के। 5 की हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही थी और 5 ही हमारा प्राइस पर यूनिट है। तो जब भी कभी मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू प्राइस पर यूनिट हो जाए तो हम उस पॉइंट को बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। वो पॉइंट हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का होता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जहां पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है। फुल सेटिस्फेक्शन की बात नहीं कर रहा मैं, अभी हम ऊपर देख के आए थे फुल सेटिस्फेक्शन। फुल सेटिस्फेक्शन एक अलग पॉइंट है, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर को यहाँ पर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है। 3 आम कंज्यूम करना उसके लिए मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है, इससे ज्यादा वो कंज्यूम नहीं करेगा, इससे आगे वो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इससे आगे अगर वो बढ़ता है तो उसको लॉस होगा। तो जितने प्राइस की यूटिलिटी से थर्ड यूनिट से मिल रही है उतना ही प्राइस वो एक्चुअल में पे कर रहा है। तो जब MU इक्वल टू प्राइस पर यूनिट हो जाती है तो वहां पर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर प्राइस गिर जाए, प्राइस 5 रुपए पर यूनिट से कम होकर 2 रुपए पर यूनिट हो जाए, यानी आम जो है 5 रुपए से 2 रुपए का हो गया, तो अब सोहन कहां तक कंज्यूम करेगा? तो 2 रुपए पर यूनिट के हिसाब से अगर हम चेक करें तो जब सोहन पहला यूनिट कंज्यूम करेगा तो उसे 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलेगा। 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मतलब 10 रुपए जितना सेटिस्फेक्शन, और पे कितना करना है? 2 रुपए। तो यहाँ पर तो फायदा है, सोहन कंज्यूम करेगा, आगे बढ़ेगा नेक्स्ट यूनिट। तो जब नेक्स्ट यूनिट सोहन कंज्यूम करेगा तो उसे 8 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जो कि 8 रुपए जितना सेटिस्फेक्शन है, और उसे 2 रुपए पे करने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर भी फायदा है। जब तीसरा यूनिट कंज्यूम करेगा तो उसे 5 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जो कि 5 रुपए के बराबर है, लेकिन उसे इस बार पे कितना करना पड़ रहा है? 2 रुपए। प्राइस कम हो गया ना, तो सोहन को इस बार 2 रुपए पे करने पड़ रहे हैं 5 यूटिल्स के सेटिस्फेक्शन के लिए। तो सोहन और आगे बढ़ेगा, चौथा यूनिट भी सोहन कंज्यूम करेगा। जब सोहन चौथा यूनिट कंज्यूम करेगा तो उसे 2 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो 2 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन सोहन के लिए 2 रुपए का सेटिस्फेक्शन बराबर है, और उसे एक्चुअल में पे भी 2 रुपए करना पड़ रहा है। तो सोहन का यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू प्राइस पर यूनिट हो गया। अब सोहन इसके आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अगर वो इसके आगे बढ़ता है, 5वां यूनिट कंज्यूम करता है, तो उसे सिर्फ 1 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो कि 1 रुपए के बराबर है, लेकिन उसके लिए उसे 2 रुपए पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर उसका लॉस हो जाएगा। तो सोहन चौथे यूनिट पे रुक जाएगा, चौथे यूनिट से आगे नहीं बढ़ेगा, चौथे यूनिट पे अपनी कंजम्पशन को स्टॉप कर देगा। अब देखो यहाँ पर 2-3 बातें समझने वाली है। सबसे पहली बात, जब प्राइस 5 रुपए पर यूनिट था तो सोहन ने अपनी कंजम्पशन को स्टॉप कहां पर करा? 3 यूनिट पे, क्योंकि 3 यूनिट पे उसका मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू प्राइस पर यूनिट हो गया था। जितने प्राइस का उसे सेटिस्फेक्शन मिल रहा था उतना ही प्राइस एक्चुअल में वो पे कर रहा था। तो यहाँ पर स्टॉप हो चुका था, अब इससे आगे वो नहीं बढ़ेगा, इससे ज्यादा वो कंजम्पशन नहीं करेगा।
इससे ज्यादा कंजम्पशन सिर्फ एक ही शर्त पे सोहन करेगा, जब प्राइस पर यूनिट कम हो जाएगा। तो जब प्राइस कम होगा तो वो अपनी डिमांड बढ़ा देगा। ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट याद करो, हमने पढ़ा था थ्योरी ऑफ डिमांड के अंदर लॉ ऑफ डिमांड। वहां पर भी हमारा सेम कॉन्सेप्ट लगता था कि जब प्राइस कम होता है तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है। तो सेम वही बात यहाँ पर भी लगेगी। प्राइस कम हुआ, 5 रुपए से 2 रुपए हुआ, सोहन की डिमांड बढ़ गई, सोहन 3 यूनिट से चौथे यूनिट पे आ गया। लेकिन कब आया? जब प्राइस डिक्रीज हुआ। तो प्राइस डिक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा लॉ ऑफ डिमांड लग रहा है। लेकिन अब सवाल आता है कि यहाँ पर हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्यों लग रहा है? लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर हमारा इसीलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट लग रहा है। मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है कि जैसे जैसे आप एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते चलोगे, आगे बढ़ते चलोगे, वैसे वैसे आपका हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे हम अपनी कंजम्पशन को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल कम होता जाता है। तो ये बात मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट में लगती है। अब ये बात किसने कही? तो इसके पीछे भी हमारा एक लॉ है जो कि है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। याद करो, मैं छुड़वा कर आया था थ्योरी ऑफ डिमांड के अंदर। वहां पर रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड जब हम पढ़ रहे थे या रीजन बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड हम पढ़ रहे थे, तो उसका फिफ्थ पॉइंट था जो कि था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो मैंने वहां पर ये कहा था कि इसे हम थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये लॉ हमें क्या कहता है कि एज पर द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एज कंज्यूमर कंज्यूम मोर और मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट विल गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो जैसे जैसे कंज्यूमर जो है मोर और मोर यूनिट कंज्यूम करता जाता है किसी कमोडिटी की, तो हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है। मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट विल गोज ऑन डिमिनिशिंग। मार्जिनल यूटिलिटी हर एडिशनल यूनिट से जो मिलेगी वो डिक्रीज होती जाएगी। तो ये हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है। अकॉर्डिंग टू मार्शल, अ कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन प्राइस पेड बाय हिम एंड यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम द कमोडिटी विल बिकम इक्वल। तो मार्शल का ये कहना है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे तभी पहुंचेगा जब जितना प्राइस वो पे कर रहा है किसी कमोडिटी के लिए, जितना प्राइस वो पे कर रहा है उसे अगर उतने ही इक्वल लेवल की सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी, यानी उतनी ही यूटिलिटी मिल जाएगी जितना वो प्राइस पे कर रहा है। जब प्राइस पेड और यूटिलिटी ड्राइव हमारी इक्वल हो जाती है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे पहुंच जाता है। अभी हमने देखा था ऊपर 5 रुपए कंज्यूमर पे कर रहा था मैंगो के लिए और 5 रुपए जितनी उसे सेटिस्फेक्शन मिल रही थी तीसरे यूनिट पे पहुंच के, तो वो पॉइंट उसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का था। उससे आगे वो कंज्यूम नहीं करेगा, वहां पर वो रुक जाएगा। क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि इकोनॉमिक्स के अंदर कंज्यूमर जो है वो रैशनल होता है, यानी अपना अच्छा बुरा समझ सकता है, उसे सारे मार्केट कंडीशन के बारे में मालूम है, कब कितनी कंजम्पशन करनी है, कब स्टॉप करना है। तो ये बेसिक अजम्पशन है जो कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ते समय मान के चलते हैं कि कंज्यूमर जो है वो रैशनल होता है। तो अगर कंज्यूमर रैशनल होता है तो कंज्यूमर विल नॉट कंज्यूम नेक्स्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी। तो कंज्यूमर जो है अगली यूनिट कमोडिटी की कंज्यूम नहीं करेगा जब वो एक बार इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा। ही विल कंज्यूम नेक्स्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी ओनली इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज रिड्यूस्ड टू द लेवल ऑफ यूटिलिटी ड्राइव। तो नेक्स्ट यूनिट कंज्यूमर तभी कंज्यूम करेगा जब प्राइस पर यूनिट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर काम कर रहा है। नाउ वी कैन से दैट इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स देन इट्स क्वांटिटी डिमांड विल राइज एंड वाइस वर्सा। तो हम कह सकते हैं प्राइस ऑफ द कमोडिटी जैसी फॉल करता है कंज्यूमर की क्वांटिटी डिमांड राइज हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है वो क्या होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट, जब मार्केट प्राइस इक्वल हो जाता है मार्जिनल यूटिलिटी के, यानी जो हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है वो जब इक्वल हो जाती है प्राइस पर यूनिट के, तो हम कहते हैं कि हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट अचीव कर लिया। तो अब चलते हैं वापस हमारे वहीं पे। तो सोहन कहां तक कंज्यूम करेगा? जब प्राइस अगर 5 रुपए होगा तो सोहन जो है 3 यूनिट तक कंज्यूम करेगा, और अगर प्राइस कम हो गया 5 रुपए से 2 रुपए पर यूनिट हो गया तो सोहन 4 यूनिट तक कंज्यूम करेगा, उसके आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसके आगे बढ़ेगा तो उसको लॉस होगा। तो एक बार इसका डायग्राम देख लेते हैं आखिर हम किस तरीके से जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डायग्राम में शो करेंगे, यानी ग्राफ में शो करेंगे। तो यहाँ पर हमारा यूनिट कंजम्पशन लिखा हुआ है और वाई एक्सिस पे लिखा हुआ है एमयू, टीयू और प्राइस। तो एमयू का ग्राफ हमारा नीचे की तरफ जा रहा है, एमयू कब हमारा नीचे की तरफ जा रहा है, टीयू कब हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है। ये हमने बनाना सीख लिया था। जब एमयू हमारा 0 होता है तो वहां पर हमारा टीयू जो होता है मैक्सिमम होता है। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन कहलाता है, या हम इसको कहते हैं फुल सेटिस्फैक्शन का पॉइंट। अब एक पॉइंट होता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन का, वो कौन सा पॉइंट होता है? वो पॉइंट होता है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट, जहां पर हमारा एमयू इक्वल टू प्राइस होता है। अब देखो यहाँ पर 3 यूनिट तक कंज्यूमर ने कंज्यूम करा, 3 यूनिट यहाँ तक कंजम्पशन है और 5 रुपए प्राइस है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बनता है। ये पॉइंट हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कहलाएगा। यहाँ पर हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा और इसके ऊपर जितना भी ये एरिया देख सकते हो आप, ये येलो शेड से कवर है, ये कंज्यूमर सरप्लस का पॉइंट कहलाता है। अब ये कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? ये देखो टीयू और एमयू जो है वो दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुए थे। अब यहाँ पर देखो टीयू और एमयू दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट हुए थे। एमयू नीचे की तरफ जाता गया, टीयू ऊपर की तरफ जाता गया। तो एमयू जब तक प्राइस पर यूनिट से ऊपर था तो वहां तक का जितना भी एरिया होता है वो सबके सब कंज्यूमर सरप्लस का कहलाता है।
आप देख सकते हो कंज्यूमर सरप्लस मतलब कंज्यूमर को गेन हुआ, कंज्यूमर को फायदा हुआ। 5 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन सोहन को मिला था तीसरा यूनिट कंज्यूम करने के बाद। उससे पहले के जो पहले 2 यूनिट थे, जब उसे 10 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिला था, मतलब 10 रुपए जितना सेटिस्फेक्शन मिला था, और उसने खर्च करे थे 5 रुपए, तो यहाँ पर कंज्यूमर सरप्लस में था, यानी सोहन जो है वो सरप्लस में था। और दूसरे यूनिट पे सोहन को 8 रुपए जितना सेटिस्फेक्शन मिला था और उसने 5 रुपए खर्च करे थे, तो यहाँ पर भी सोहन सरप्लस में था, यानी कंज्यूमर सरप्लस था। तो ऊपर के जो 2 यूनिट है, यहाँ पर कंज्यूमर को फायदा हुआ है, तो ये दोनों पॉइंट हमारे कंज्यूमर सरप्लस के कहलाएंगे। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के ऊपर वाला पार्ट जितना भी होता है एमयू का, ये सारा कंज्यूमर सरप्लस का कहलाता है। और यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कहलाता है। कंज्यूमर यहाँ पर रुक जाएगा, इससे आगे कंजम्पशन नहीं करेगा। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया हमारा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के ऊपर वाले जितने एमयू के पॉइंट है वो सारे के सारे कंज्यूमर सरप्लस के कहलाते हैं। तो कंज्यूमर सरप्लस आपको समझ में आ गया। अभी हमने जितनी बातें पढ़ी हैं इन सभी बातों को हम थ्योरी में भी देखेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ टेबल के थ्रू, ग्राफ के थ्रू ही समझा रहा हूँ। अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। अब ये कॉन्सेप्ट थ्योरी में किस तरीके से लिखा हुआ है उसको भी हमें देखना है। अभी बहुत डिटेल में बहुत टाइम लगा के हम इसको देखेंगे। अभी आप बस कॉन्सेप्ट को समझते चलो। इसी कॉन्सेप्ट को 2 बार 3 बार अभी हम और पढ़ने वाले हैं। अभी तो सिर्फ बेसिक बातें मैंने आपको बताई हैं। तो अब अगर बात करें हम आगे, तो फ्रॉम टाइम टू टाइम डिफरेंट थ्योरीज हैव बीन मेड टू एक्सप्लेन कंज्यूमर बिहेवियर एंड दस टू एक्सप्लेन हिज डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। 2 इंपॉर्टेंट थ्योरीज, पहली है मार्जिनल यूटिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी, जो कि अल्फ्रेड मार्शल ने दी है, और दूसरी है इंडिफरेंस कर्व ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी, जो कि हिक्स एंड एलन ने दी है। तो अलग अलग टाइम पे जो है समय समय पर कई सारी अलग अलग थ्योरीज जो है वो बनी है कंज्यूमर बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए और कंज्यूमर के डिमांड को एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन 2 इंपॉर्टेंट थ्योरी हैं जो कि हमें पढ़नी है, जो कि हमारे सिलेबस के अंदर है। पहली मार्जिनल यूटिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ कार्डिनल अप्रोच, या मैं कहूं कार्डिनल यूटिलिटी, जो कि अल्फ्रेड मार्शल ने दी है। दूसरी हमारी इंडिफरेंस कर्व ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी, जो कि हमें हिक्स एंड एलन ने दी है। इंडिफरेंस वाला पार्ट हम अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। अभी हम अपनी इस क्लास के अंदर देखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी, या फिर आप इसको कार्डिनल अप्रोच भी कह सकते हो। तो देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी वाली थ्योरी क्या कहती है। मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, This theory is formulated by Alfred Marshall, a British economist. तो Alfred Marshall एक British economist थे। Seek to explain how a consumer spend his income on different goods and services so as to attain maximum satisfaction. This theory is based on certain assumptions. तो Alfred Marshall का कहना है कि मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी हमें यह बताती है कि कंज्यूमर अपनी इनकम को किस तरीके से स्पेंड करे। कंज्यूमर के पास लिमिटेड इनकम है, तो कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम को डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर किस तरीके से स्पेंड करे कि वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पर पहुंच जाए। अब कंज्यूमर के पास एक लिमिटेड इनकम है और उसको अलग अलग गुड्स और सर्विसेज की जरूरत होती है, तो कंज्यूमर को एक ऐसा तरीका चाहिए जिससे वो जो है अपनी लिमिटेड इनकम को सबसे बेस्ट वे में खर्च कर पाए। तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जैसा पॉइंट अभी हम पढ़ के आए ऊपर, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को कहां पर मिलता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं उसका हमने थोड़ा बहुत आइडिया ले लिया अभी ऊपर। बाकी डिटेल में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अभी हम देखते चलेंगे नीचे। तो ऊपर थोड़ा बहुत बात हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की समझ में आई है, लेकिन हमें एक बात समझ में आ चुकी है कि जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के पॉइंट पर होता है तो वहां पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन। तो ये थ्योरी जो है कुछ अजम्पशंस के बेस पे काम करती है। आखिर वो अजम्पशंस कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं इस थ्योरी के। तो सबसे पहला अजम्पशन है हमारे सामने द कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी। तो ये क्या कहता है? According to this theory, utility is measurable and quantifiable entity in terms of money which a person is ready to pay. तो हमें पता है कि हम जो है यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। यूटिलिटी का बेसिक मतलब ये होता है कि कंज्यूमर जो है कितना पैसा पे करने को तैयार है किसी कमोडिटी को परचेस करने के लिए। तो कंज्यूमर उतना ही पैसा पे करेगा जितना उससे एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन होगा, यानी जितनी उसकी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी होगी उस कमोडिटी को लेकर। तो हमें अच्छे से पता है कि यूटिलिटी को मेजर करा जा सकता है, वो भी मनी के टर्म्स में। अभी हम ऊपर भी देखते हैं कि सोहन ने जो है अपनी यूटिलिटी को यानी अपनी एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन को मनी के टर्म्स में कन्वर्ट करा। 1 रुपए से उसे 1 यूनिट्स की सेटिस्फेक्शन मिल रही थी, तो 10 यूनिट्स की सेटिस्फेक्शन उसे 10 रुपए से मिलेगी। तो यहाँ पर हम अपनी यूटिलिटी को मनी के टर्म्स में ही बता सकते हैं। तो कार्डिनल अप्रोच हमें यही बात कहता है। Thus a person can say that he derived 10 utility from the consumption of 1 unit of commodity A and 5 utility from the consumption of 1 unit of commodity B. तो कार्डिनल कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि हम यूटिलिटी को बता सकते हैं बड़ी आसानी से। हम किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद बता सकते हैं कि हमें इससे कितने यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिला। हम बोल सकते हैं कि हम कमोडिटी ए का 1 यूनिट कंज्यूम करते हैं तो हमें 10 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिला, या हम कमोडिटी बी का 1 यूनिट कंज्यूम करते हैं तो हमें 5 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिला। हम अपने सेटिस्फेक्शन को नंबर्स के टर्म्स में बता सकते हैं। तो दूसरा असम्पशन है हमारे सामने कंसिस्टेंसी ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट व्हेन एन इंडिविजुअल इज स्पेंड मनी ऑन गुड्स।
तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होता है वो समझने से पहले आप समझो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। आपको मालूम है मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। यानी हर यूनिट से हम जो कंजम्पशन करते हैं उससे जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है वो सेटिस्फेक्शन को हम यूटिल्स के टर्म में डिफाइन करते हैं और वही हमारा एमयू होता है। तो एमयू ऑफ मनी क्या होता है? जब उस एमयू को हम मनी के टर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारा एमयू ऑफ मनी हो जाता है। ऊपर हमने कन्वर्ट करा था 1 रुपए से हमें 1 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन हमें कितने रुपए से मिलेगा? 10 रुपए से। हमने अपने 10 यूटिल्स को रुपीस के टर्म में कन्वर्ट करा, तो जब हम अपने एमयू को मनी के टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम एमयूएम बोल देते हैं, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। जब तक वो यूटिल्स में है तो वो हमारा एमयू कहलाएगा, जब वो मनी में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो हमारा एमयूएम कहलाएगा। अभी हम एमयूएम का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में देखेंगे, कई सारे हमें इसके न्यूमेरिकल भी देख रहे हैं अभी आगे इसी क्लास के अंदर, तो आप अभी बेसिक आइडिया लो कि एमयूएम होता क्या है। एमयूएम होता है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है? यहाँ पर ये कह रहा है कि आपका एमयूएम यानी जो आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होता है वो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट, जब कंज्यूमर जो है अपनी मनी को स्पेंड कर रहा होता है यानी अपनी इनकम को स्पेंड कर रहा होता है। अभी हमने समझा था टेबल, सोहन ने बता रखा कि जब वो 1 रुपए खर्च करता है तो उसे 1 यूटिल्स जितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है। इसी के बेस पे हमने जो है ये चेक किया कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब पहुंचेगा यानी कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पे कब पहुंचेगा। हमने जो है सबसे पहले फर्स्ट यूनिट को उठाया और बोला कि फर्स्ट यूनिट से 10 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिल रही है यानी 10 रुपए जितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो ये एनालिसिस हमने किस बेस पे किया? 1 रुपीज इक्वल टू 1 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन। अब मान लो अगर ऐसा हो जाए कि सोहन जो है पहली यूनिट कंज्यूम करता है, दूसरी यूनिट कंज्यूम करता है, तीसरी यूनिट तक पहुंचने से पहले वो ये कह देता है कि मुझे अब जो है 1 रुपए से 2 यूनिट्स जितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, या मुझे जो है अब 1 रुपए से आधे यूनिट्स जितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो आप बताओ जब कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है उस बीच में जो है कंज्यूमर ने अपना जो एक स्टैंडर्ड तय किया था कि मुझे इतने रुपए से इतने यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उसको अगर वो चेंज कर दे, उसमें अगर वो वेरिएशन कर दे, तो क्या हम कभी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच पाएंगे? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन निकाल पाएंगे? सही से अपनी इनकम को स्पेंड कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो एक अजम्पशन हमने लिया वो हमारी कांस्टेंट है कि 1 रुपए से 1 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिलता है। ये हमारे पास हमारा मेजरिंग टूल है जिसके बेस पे हम एनालिसिस कर रहे हैं। कंज्यूमर का जो एमयूएम होता है यानी उसने अपनी यूटिलिटी को रुपीस के टर्म में कन्वर्ट करा है, वो स्टैंडर्ड जो है सेम रहना चाहिए, उसमें किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो ये एक बेसिक अजम्पशन है जिसके बेस पे हम इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे पहुंच पाते हैं। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है मैं आपको लॉजिक बताऊंगा, क्योंकि लॉजिक जानना जरूरी है। मैंने आपको बोला है हमेशा लॉजिक पूछो, मैंने आपको ये तो बता दिया कि ऐसा होगा तो हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंच पाएंगे, हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाएगा। लेकिन इसके पीछे अगर मैं प्रैक्टिकल लॉजिक बताऊं तो देखो, अगर मान लो आप कोई सामान खरीदने गए तो जब भी आप मार्केट में जाओगे तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग सोच समझ के सामान खरीदोगे। आप ये देखोगे कि उससे मुझे कितने यूटिल्स की यूटिलिटी मिल रही है और उसके लिए मैं कितना प्राइस पे कर रहा हूं, तो आप अपनी यूटिलिटी को उस कमोडिटी के प्राइस से कंपेयर करोगे, उसके बाद ही कोई सामान खरीदोगे, क्योंकि आपके पास लिमिटेड बजट है, लिमिटेड इनकम है, उसके अकॉर्डिंग आपने अपने मनी को स्पेंड करना है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए आप एक तरफ से 1000-2000 का सामान खरीदते जा रहे हो और दूसरी तरफ से आपके अकाउंट में 20,000-25,000 रुपए ट्रांसफर होते चल रहे हैं, मतलब आप इतना पैसा कमा रहे हो कि जिसकी कोई गिनती नहीं है, आपके पास पैसा आए जा रहा है और आप जो है सामान खरीदते जा रहे हो। तो अब मेरे को एक बात बताओ, जब इतना पैसा आता जाएगा तो क्या उस समय पर आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जैसा पॉइंट चेक करोगे? आप ये देखोगे कि आपकी यूटिलिटी जो है वो प्राइस के इक्वल हो रही है कि नहीं हो रही, इस तरीके का कुछ चेक करोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय पर आपके लिए पैसों की वैल्यू कुछ रह ही नहीं जाएगी, पैसों के लिए आपकी यूटिलिटी बिल्कुल कम हो जाएगी। तो उस समय पर क्या होगा? पैसों को लेकर और प्राइस को लेकर हमारी सोच बिल्कुल चेंज हो जाएगी। अगर मान लो कोई सामान 1000 रुपए का है और उससे हमें 200 रुपए जितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो भी हम कहेंगे खरीद लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, पैसा बहुत है। तो हम जो है कभी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के पॉइंट को निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें उस पैसे को खर्च करने के बदले जितनी सेटिस्फेक्शन लेनी चाहिए थी उतनी हम ले ही नहीं रहे, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा पैसों को खर्च करने से पहले। हमारी मनी को लेके मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट ही नहीं है, हमारे पास पैसा आ जा रहा है, हमें कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा। तो पैसों को लेके आपकी मार्जिनल यूटिलिटी यानी पैसों की वैल्यू आपके लिए उतनी ही होनी चाहिए। हर 1 रुपया स्पेंड करते समय आपको अपनी सेटिस्फेक्शन को ध्यान में रखना है। तो आपको प्रैक्टिकली समझ में आया कि आखिर एमयूएम कांस्टेंट की बात हम क्यों करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तीसरा असम्पशन है हमारा द हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। The total utility which a person gets from the whole collection of goods purchased by him is simply the sum total of the separate utility of the goods. This theory ignore complementary between goods. तो ये क्या कह रहा है? ये assumption कह रही है कि आप जो है independent utility को यहाँ पर assume करके चलोगे, यानी हर goods की individual utility को देखोगे, independent utility को देखोगे। अब इसका एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर अगर मैं बात करूँ चाय और दूध की, तो दूध के बिना चाय बन नहीं सकती, लेकिन बन भी सकती है। अगर आप चाय में दूध
ना डालो तो ब्लैक टी बन जाएगी, लेकिन उसका वो स्वाद नहीं आएगा, उसकी यूटिलिटी अलग होगी। लेकिन अगर उसी चाय में दूध डाल दिया जाए तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी अलग होगी। दोनों के सेटिस्फेक्शन में फर्क है, वो तो डिपेंड करता है कि उसको कौन पी रहा है। किसी को बिना दूध की चाय पसंद है, किसी को दूध डाल के चाय पसंद है, तो डिपेंड करता है, हर पर्सन की अलग अलग यूटिलिटी होती है। तो ये कह रहा है कि आपको जो है हर प्रोडक्ट की यूटिलिटी अलग अलग निकालनी है। आपको दूध की यूटिलिटी अलग निकालनी है और चाय की यूटिलिटी अलग निकालनी है। यहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जैसा कॉन्सेप्ट नहीं लेकर आएंगे। यहाँ पर हम दो कमोडिटी को इकट्ठे करके उससे मिलने वाली यूटिलिटी को कभी चेक नहीं करेंगे। इंडिविजुअल यूटिलिटी यहाँ पर चेक करी जाएगी। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको इग्नोर करा जाएगा। तो ये हो गए हमारे 3 असम्पशंस मार्जिनल यूटिलिटी के। ये हम देख चुके हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसको हम समझ चुके हैं। हमने पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी समझ लिया, तो क्लियर हो गया आपको। अभी तक मैंने सिर्फ आपको बेसिक आइडिया दिया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। इसका पूरा कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है कि वन कमोडिटी पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं, मोर देन वन कमोडिटी पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं, उसको हम देखेंगे एग्जांपल के साथ, अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। उससे पहले हम ये देखते हैं हमारे सामने कुछ एक्सेप्शंस हैं इस लॉ के, यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कुछ एक्सेप्शंस हैं। जनरली जो है ये जो लॉ है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, ये ऑलमोस्ट हर कमोडिटी पे अप्लाई होता है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है। कौन कौन से एक्सेप्शन है जहां पर ये लॉ अप्लाई नहीं होता,